नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दो नजरिए की बात करेंगे। एक नजरिया बड़ी तेजी से कह रहा है कि साहब, भारत अमेरिका का एक प्रकार से गुलाम हो गया है। जो जो ट्रंप कह रहा है भारत को करना पड़ रहा है और ट्रंप उंगलियों पर भारत को नचा रहा है। भारत को एक पल के लिए मना कर दें तो ट्रंप मोदी को नचा रहा है। और इस नजरिए में थोड़ी बहुत सत्यता आपको दिखने लगेगी। क्यों दिखने लगेगी? अमेरिका के यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट, एक बहुत ही निर्लज्ज बयान दिया है, लेकिन बहुत ही हंसी के अंदाज में, हंसी तरीके हंसी से कहा है उन्होंने। तो आप इसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं, वो तो गुड फेथ में कहा है। उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की है, बल्कि गुडविल में, गुड फेथ में कहा है कि हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, इंडियन काउंटर पार्ट, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। जब मैं उनको कहता हूं कि रसिया से तेल खरीदना बंद करो, बंद कर देते। और जब मैं अभी उनको कहूंगा कि 30 दिन के लिए रसिया से तेल खरीदो, वो खरीदना शुरू कर देंगे। किसी भी संप्रभु देश के लिए इसमें कोई शक नहीं है। यह सवाल बड़ी मजबूती से पूछा जाना चाहिए, मैं मानता हूं। इसीलिए आज दोनों पहलू की बात करूंगा। दोनों पहलू को समझना भी चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक नाराज हो जाएंगे कि नहीं नहीं, मोदी जी के खिलाफ बात हो रही है। नहीं, मोदी जी के खिलाफ बात नहीं हो रही है। बात जो हो रही है उसे आपको कान और आंख खोल करके समझना है, देखना है। जो मैं कह रहा हूं, क्या वो गलत कह रहा हूं? और जो आप सोच रहे हैं, क्या वही सोचते रहना चाहिए कि नहीं, जो कुछ भी काम मोदी जी कर रहे हैं बड़ा शानदार कर रहे हैं, या मोदी जी से कहीं कोई गलती हो रही है, या मोदी जी बहुत ठीक काम कर रहे हैं? सभी पहलू को समझना चाहिए अपने से। मोदी जी की गलतियों के बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है। अब ये जो एक्टर की बात है, इसे तो मोदी विरोधी कहेंगे कि अभी तो कह रहा था नाच गाना, नाचने की बात, अब एक्टर भी कह रहा है, कहेगा। मोदी का विरोधी, इनके विरोधी अब सत्तू पानी लेकर के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अभी तक तो बात हो रही थी कि एप्स्टीन फाइल में कहा कि जाओ जरा नाच के आओ इजराइल से, और फिर मोदी के नाच की मीम्स बनने शुरू हो गए। विरोधियों ने हमला कर दिया और बड़े सोशल मीडिया जो लेफ्ट लीनियन ग्रुप है, उन्होंने हमला कर दिया कि मोदी तो नाच के आया इजराइल से। किसके इशारे पर? एप्स्टीन के इशारे पर। और एप्स्टीन को कहा कि जरा ट्रंप को खुश करने के लिए जाओ इजराइल और वहां नाच के आ जाओ। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब तो स्कॉट बेसेंट सामने सामने निर्लज्जता से कह रहा है कि हमारा काउंटर पार्ट बहुत ही ग्रेट एक्टर है, इतना शानदार एक्टिंग करता है जिसकी कल्पना नहीं है, और जो मैं कहता हूं वैसा ही एक्टिंग करता है। मैंने कहा तेल खरीदना बंद करो, बंद। मैंने कहा तेल खरीदना शुरू करो, शुरू। इतना बड़ा एक्टर है। अब नचनिया तो थे ही, अब एक्टर भी हो गए साहब, बहुत बड़े आप कलाकार भी हो गए। तो खैर, नाचने वाला और आप अगर किसी कला को एग्जिबिट करते हैं तो कलाकार हुए, एक्टिंग भी करने लगे, अभिनय भी करते हैं नाच के साथ साथ। लेकिन अगर आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं और संप्रभु राष्ट्र के बारे में एक दूसरा संप्रभु राष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि हमारा काउंटर पार्ट बहुत बड़ा एक्टर है, तो इसे गुड फेथ में नहीं लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं लेना चाहिए इसके पीछे क्या तर्क है, इसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में कोई किसी को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो ये कहे कि वो मेरे इशारे पर चलता है। मैं उससे अभिनय करवाता हूं। मैं जब कहता हूं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, मेरे ही इशारे पर वो नाचता है। इसका मतलब है कि हमारी सोवरेंटी दूसरे देशों के ताकतवर नेताओं के हाथ में हमने रख दिया है। वरना हम इस पर आपत्ति जताते कि स्कॉट बेसेंट, माइंड योर लैंग्वेज। We are not a great actor. We are not a good actor. We believe in humanity.
We believe in geopolitics too. We respect the concerns of others also. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ये कहें कि हम एक्टर हैं। हमें मालूम है कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे, हमारे यहां बहुत बड़ा रिफाइनरी है, हम रिफाइन करेंगे और उस तेल को जहां ईरानी तेल के सप्लाई से या सऊदी अरबिया के तेल के सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिन राज्यों में, जिन देशों में, वहां हम तेल की सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप आदेश देंगे, आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। आपको कायदे से ट्रंप ने घुटने पर ला दिया और आज आपको ट्रंप की शरण में जाना पड़ रहा है, ट्रंप को खुश करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पुतिन ने आपको घुटने पे ला दिया है, आपको मालूम है कि अगर पुतिन नाराज हो गया तो वो ईरान के साथ जा सकता है। और यही रशिया है और यही चाइना है। वियतनाम के साथ जब खड़ा हुआ था तो 20 साल तक आपको नानी याद दिलाती थी और आखिर में रिजल्ट क्या हुआ? उल्टे पांव भागना पड़ा। लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर आपने वियतनाम वॉर में फूंक दिए, जान गंवाई और मिला कुछ भी नहीं। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गया, आपको वहां से पांव दबाकर भागना पड़ा। अरे अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा। हां, इराक में और ईरान में आपने बदला ले लिया है, लेकिन अगर पुतिन ईरान के साथ खड़ा हो गया तो आपकी हालत वियतनाम वाली हो जाएगी और फिर मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में पुतिन को कौन समझा सकता है? एक ही बात, एक तो उसका बिजनेस हित थोड़ा सधे और दूसरा उसके साथ बातचीत करने वाला अभी दुनिया का कौन नेता है, चाइना को छोड़ करके, जिसकी बात पुतिन आराम से समझ ले, तो वो है भारत। और भारत को अगर दो बात कह दें कि आप अपना तेल भी वहां से खरीद सकते हैं, तो एक तीर से दो निशाने होंगे। चाइना का भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, भारत का भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। भारत को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई रसिया से मिल जाएगा और रसिया को भारत एक प्रकार से कन्विंस कर देगा और रसिया को लगेगा कि भाई चलो, हमारे पास हमारा कुछ तो मार्केट खुला, एक महीने के लिए कुछ तो हमें पैसे आ जाएंगे, रूबल में ही सही, लेकिन हमारे पास हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। तो रसिया को अभी आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी वॉर जोन में फंसा हुआ है। तो रसिया आर्थिक रूप से उसको एक लिवरेज मिल जाएगा और दूसरा पुतिन को समर्थन मिल जाएगा ट्रंप की तरफ से कि देखो भाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम ईरान के साथ मत जाना, अननेसेसरी फटे में पैर मत तराना, अगर तुम उधर चले गए तो मुश्किल हो जाएगी। और जाने की संभावना है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान इस युद्ध को एस्केलेट करेगा और ईरान अगर इस युद्ध को एस्केलेट करेगा और थोड़ा सा भी उन्होंने अंदर खाने चाइना और रसिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया और उनसे मदद की गुहार की, तो हो सकता है कि रसिया और चाइना खड़े हो जाए और फिर वियतनाम जैसी स्थिति अमेरिका के लिए खड़ी हो जाएगी। अमेरिका ये नहीं चाहता है, तो अमेरिका फिर दांव में था, ताक में था कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ ये बातचीत बढ़ाए, जिसके पास पासा फेंकें, जिससे बातचीत करके हम रसिया को भी गुड फेथ में ले लें और उस देश को भी गुड फेथ में ले लें जो देश हमारे साथ आ सकता है। तो वो रहा भारत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स के कुछ घटनाएं हैं, उसे याद रखना बेहद जरूरी है। मोदी की यात्रा इजराइल की 24-25 फरवरी को और 26 फरवरी के बाद अटैक शुरू हो जाता है। 26-27 फरवरी को महज एक 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान पे इजराइल का हमला हो जाता है। ये बात कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी को ईरान पर हमले की कोई जानकारी थी? क्या इजराइल का जो ट्रिप है वो एक प्रकार से मोदी को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वर्ल्ड के ताकतवर देशों का, और उसमें भी खास तौर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ब्रीफिंग थी कि ये आगे की घटनाएं इस तरह से प्रोसीड हो सकती हैं और जब ईरान पर अटैक होगा तो कृपा करके आप न्यूट्रल रहिएगा, आप अपना पक्ष अलग रखिएगा और आपको हम फिर आगे कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे।
अगर ये बात है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं है तब भी लोग आशंका करेंगे कि मोदी की ये यात्रा कुछ ना कुछ तो कहती है। हालांकि सरकार की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस तरह का कोई टिप्पणी नहीं है, कोई विवेचना नहीं है। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स के जानकार हैं इंटरनली, वो इस बात की चर्चा करते हैं कि ऐसा नामुमकिन है कि मोदी इजराइल की यात्रा करे और उसके 24-48 घंटे के अंदर में अटैक हो जाए और भारत को कानो कान खबर ना हो, या भारत की खुफिया एजेंसी को खबर नहीं हो। भारत की खुफिया एजेंसी को खबर होने का मतलब है भारत के प्रधानमंत्री को भी खबर होना। तो ऐसा नामुमकिन है कि भारत की खुफिया एजेंसी को, राव को इसकी जानकारी नहीं